यस माय डियर। ओम्स लॉ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिफिनेशन देखो। डिफिनेशन भी देखकर आप समझ सकते हैं कि ओम्स लॉ जो एक्चुअली है वो हमें रिलेशन बताता है बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में क्या रिलेशन है ये हमें मालूम चलता है ओम्स लॉ से। और इस लॉ को जो फिजिस्ट ने हमें दिया है उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1826 में ही ओम्स लॉ के बारे में हमें अवगत कराया और बताया। अब आइए ओम्स लॉ को डिफाइन करते हैं हम लोग। ओम्स लॉ होता क्या है? तो एक्चुअली एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। मतलब किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर से फ्लो होने वाला जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। डैट मीन्स अगर पोटेंशियल डिफरेंस इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल वोल्टेज होता है जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हैं कि फ्लो करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करता है वो किस वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस से। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो एक्चुअली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन आता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V से पोटेंशियल डिफरेंस, I फॉर करंट। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस का साइन हमें हटाना हो और इज इक्वल टू लगाना हो तो उसके लिए किसी कांस्टेंट का यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट का नाम है R, जिसे हम लोग R कहते हैं। और R से इंडिकेट होता है रेजिस्टेंस जिसको हिंदी में प्रतिरोध कहा जाता है। इसके बारे में हम इससे आगे पढ़ेंगे, है ना। किसी भी कंडक्टर में ये रेजिस्टेंस होता है। तो V इज इक्वल टू R/I, ये आपका एक फॉर्मूला आ गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस और करंट का प्रोडक्ट होता है। V इज इक्वल टू R इंटू आई। अगर आपको R निकालना हो, रेजिस्टेंस निकालना हो तो R इज इक्वल टू हम लोग V/I लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। इसी टाइप से अगर हमें I निकालना हो, करंट निकालना हो तो करंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं V/R। V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस और R फॉर रेजिस्टेंस। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ना ये क्या है? रेशियो है। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का रेशियो है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस applied between the ends of a conductor and the current flowing through it is a constant quantity called resistance। ये पोटेंशियल डिफरेंस और I का जो रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट टर्म होता है जिसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। याद रखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो कांस्टेंट क्वांटिटी है जिसे हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है रेसिस्टेंस। इसके बाद देखिए एक दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, I इज इक्वल टू V/R। तो I का सेंस क्या है? I हमारा करंट है ना, I से करंट को ही तो इंडिकेट करते हैं। तो I इज इक्वल टू V/R है। तो आप देखेंगे कि I जो है वो हम लोगों ने जैसे ओम्स लॉ भी पढ़ा है तो ओम्स लॉ में भी हमें यही मालूम चला है कि I करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V लिख सकते हैं, है ना। द करंट I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। करंट जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो उसी को हम लोगों ने इंडिकेट किया, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसके बाद जब देखेंगे आप I और R के बीच में रिलेशन, मतलब करंट और रेसिस्टेंस के बीच का क्या रिलेशन है। तो करंट और रेसिस्टेंस जो है, करंट जो है वो रेसिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अपोजिट है। मतलब अगर करंट इंक्रीज हो रहा है डैट मीन्स रेसिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, वो घटेगा। अगर आप रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो डैट मीन्स क्या है? करंट हमारा घटेगा। इस पॉइंट को याद रखेंगे। डायरेक्टली में होता है कि अगर करंट बढ़ रहा है डैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तभी करंट इंक्रीज होगा, अदरवाइज नहीं। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में जस्ट अपोजिट होता है। तो ये सेकंड इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया, द करंट I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। याद रखेंगे करंट जो होता है वो रेसिस्टेंस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यस माय डियर। इसके बाद हम लोग ग्राफ क्रिएट करेंगे, व्हेन द ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट। एग्जाम्स में कई बार ऑब्जेक्टिव्स के रूप में भी ये आता है कि करंट और
पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का ग्राफ कैसा होता है। तो अगर इसका ग्राफ हम लोग ड्रा करना चाहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ग्राफ पेपर पे एक साइड को एक्स एक्सिस को हम लोग मान लेते हैं करंट और वाई एक्सिस को हम लोग मान लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम लोग जान रहे हैं कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस एक दूसरे का प्रोपोर्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक यूनिट आप इंक्रीज करेंगे तो दूसरा यूनिट भी इंक्रीज ही होगा। और इस सिचुएशन में जो ग्राफ क्रिएट करेंगे हम लोग वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा हमेशा। क्लियर है। तो ये जो ग्राफ बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनता है, एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, याद रखेंगे आप सभी। यस माय डियर, अब यहाँ पे देखिए एक न्यू वर्ड आ गया, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस एक्चुअली है क्या, इसका कंसेप्ट क्या होता है ये समझेंगे। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया कि रेसिस्टेंस क्या है। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट में जो अपोजेस होते हैं, मतलब जो अवरोध होते हैं, जो डिस्टर्बेंस होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, उसी को हम लोग रेसिस्टेंस समझते हैं। अब इसको बाय फिगर समझेंगे हम लोग कि बाय फिगर मतलब ये एक्चुअल क्रिएट होता ही क्यों है, ये डिस्टर्बेंस, ये अवरोध, ये प्रॉब्लम्स जो फ्लो ऑफ करंट में होता है वो एक्चुअल होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं पॉजिटिव है प्रोटॉन, इसके साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करता है तभी तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना, तो किसी भी मेटल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ उनके आइटम्स भी होते हैं और उन आइटम्स में आउटर ऑर्बिट भी है, न्यूक्लियस भी है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इनके रास्ते में, इनके वे में ये आइटम्स आ जाते हैं और ये जब आइटम्स आते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और इसी डिस्टर्बेंस को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। ये जो रेसिस्टेंस होता है माय डियर वो डिपेंड करता है लेंथ पे, वायर या मेटल की लेंथ पे, उसकी थिकनेस पे, उसके नेचर पे और टेम्परेचर पे। इसके बाद हम याद रखेंगे एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम, और इसका सिंबल ये आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, ओम एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। अब 1 ओम को डिफाइन करने के लिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन 1 ओम। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया 1 ओम का, इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, कई बार आ चुका है ये, तो इसे आप लोग लिखकर नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे। यस माय डियर, अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व हम लोग कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। बैटरी डेट मीन्स क्या, वो पोटेंशियल डिफरेंस है आपका, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी से इंडिकेट करते हैं। इसी के साथ एंड अ रेसिस्टर ऑफ 60 ओम, और यहाँ पे रेसिस्टर का सेंस है रेसिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 24 वोल्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में आपके, और फिर रेसिस्टेंस R 60 ओम दिया हुआ है। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, तो सर्किट में करंट क्या है ये फाइंड आउट करना है। तो I इज इक्वल टू V/R, फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था कि I क्या है, V/R होता है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू V/R लिख लेंगे। V की वैल्यू दी हुई है 24, वो पुट अप कर लेंगे। R की वैल्यू दी हुई है 60, वो पुट कर लेंगे, और पुट करने के बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई एम श्योर यहाँ से आपकी आंसर फाइंड आउट हो जाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले आपको याद रखना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट किस वर्ड से किया जाता है। इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करना बेहद ज़रूरी है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज होंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज़ से इंडिकेट करना होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को V से इंडिकेट करते हैं, और उस पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट भी वोल्ट होता है, और वोल्ट को भी हम लोग V से इंडिकेट करते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स पे कंसेप्ट क्लियर रखेंगे। तो ये जो करंट आ गया ये 0.4 एम्पियर हो गया। इसके बाद एक वर्ड आया इसमें रेसिस्टर्स, ये क्या होता है। तो रेसिस्टर्स वैसे सब्सटेंस को कहते हैं, दो सब्सटेंस विच हैव कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस,
जिस सब्सटेंस में रेसिस्टेंस हाई हो, ज़्यादा हो, उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। गुड कंडक्टर कौन होगा? जिसमें रेसिस्टेंस कम हो, अवरोध कम हो, तभी तो फ्लो करेगा इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से। और जब फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से, डैट मीन्स वो गुड कंडक्टर है। बट अभी रेसिस्टर की बात हो रही है, तो रेसिस्टर में क्या होता है ना कि जो रेसिस्टेंस होते हैं वो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है। दूसरा है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस इन्फिनाइटली हाई हो, मतलब अत्यधिक ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो, इतना ज़्यादा हो कि उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना कर पाए। और जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं करेगा तो वो कभी भी कंडक्टर नहीं हो सकता, वो क्या हो जाता है? इंसुलेटर। अब देखिए हम समझेंगे कि ये जो रेसिस्टेंस है कंडक्टर्स का, उसका कारण क्या, उसका फैक्टर क्या है ना। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, तो उन फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टरों पे निर्भर करता है कि किसी कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, कम होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट फैक्टर जो हमें पढ़ना है वो लेंथ ऑफ अ कंडक्टर है। मतलब किसी भी कंडक्टर की, किसी भी वायर की लेंथ पे भी डिपेंड करता है उसका रेसिस्टेंस। अगर उस मेटल की, उस वायर की लेंथ ज़्यादा है तो उसमें रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। देखिए, द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। जो रेसिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ का। मतलब आप अगर लेंथ इंक्रीज़ करेंगे किसी मेटल की, किसी वायर की, तो उसका रेसिस्टेंस भी जो होगा बाबू वो इंक्रीज़ करेगा, वो खुद ब खुद क्या होगा? इंक्रीज़ करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वायर है, इसकी लेंथ L है। अगर लेंथ इसका डबल कर दे, 2L कर दे, तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, है ना। अगर लेंथ आप हाफ करेंगे, कम करेंगे, तो रेसिस्टेंस भी इसका हाफ हो जाएगा। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है। सेकंड जो पार्ट है वो है इफेक्ट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? तो देखिए इस फिगर में जिस पार्ट को हम लोग एस से इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक एस देख रहे हैं ना, तो इस एस वाले एरिया को ही क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। तो कहता है द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेसिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली होता है। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ज़्यादा रखेंगे तो रेसिस्टेंस कम जाएगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप कम करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या होगा? खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए इससे एक पॉइंट निकलता है, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज डबल। अगर किसी वायर का क्रॉस सेक्शन आप डबल कर देते हैं तो उसका रेसिस्टेंस हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है वो डबल हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कई बार आ चुके हैं एग्जाम्स में। अब हमें देखना इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये जो है रेसिस्टेंस जो है ये निर्भर करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी, कि वो मटेरियल किस चीज़ का है, उसका नेचर क्या है। तो द इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ विच इट इज़ मेड। वो जिस चीज़ का बना हुआ है कंडक्टर, जिस मटेरियल का बना हुआ है, उस पर भी रेसिस्टेंस मैटर करता है और डिपेंड करता है। सम मटेरियल्स हैव लो रेसिस्टेंस वेयर एज अदर है मोर रेसिस्टेंस। कुछ मटेरियल जो होते हैं उनमें रेसिस्टेंस कम होती है, और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे। बस समझ में आ रहा है? जैसे नाइक्रोम आप लेंगे, नाइक्रोम का जो रेसिस्टेंस होता है वो अलग होता है ना। इसी टाइप से अगर आप कॉपर लेंगे तो कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होता है। देखिए द रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज अबाउट 60 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ कॉपर वायर। मतलब कॉपर में जितना भी रेसिस्टेंस हो उसका 60 टाइम्स ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। किस में? नाइक्रोम में, है ना। नाइक्रोम में ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, वो भी 60 टाइम्स ज़्यादा होता है। देख रहे हैं कितना ज़्यादा मैटर कर रहा है मटेरियल्स पे। इसके बाद होता है फोर्थ पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर पे भी रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। मतलब अगर किसी प्योर मेटल, याद रखेंगे इस पॉइंट को, प्योर मेटल, अगर प्योर मेटल का आप जो है टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा।
और अगर आप टेम्परेचर लो करते हैं प्योर मेटल में तो उसका रेसिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। अब कहता है बट द रेसिस्टेंस ऑफ एलओआई आर अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेचर। बट अगर कोई मिश्रण हो, एलओआई हो, तो उसका जो है टेम्परेचर पे कुछ भी निर्भर नहीं करता, वो टेम्परेचर उस पर इम्पैक्ट ही नहीं करता, उसका रेसिस्टेंस जैसा है वो वैसा ही रहेगा, वो कभी भी टेम्परेचर से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता। इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता क्या है, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ सिर्फ प्योर मेटल होते हैं, टेम्परेचर के हिसाब से वो इंक्रीज़ भी होगा और डिक्रीज़ भी होगा। देखिए अब इन सभी के साथ एक और नया वर्ड आता है हमारे सामने, रेसिस्टिविटी। ये रेसिस्टिविटी क्या है, तो ये रेसिस्टिविटी जो है ये रेसिस्टेंस को ही हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। उस कंडक्टर के रेसिस्टेंस को ही डिफाइन किया जाता है रेसिस्टिविटी के रूप में, ऑफ यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन। मतलब जो एक यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखिए इसको हम लोग समझते हैं, अभी जैसे 4 इफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था रेसिस्टेंस का, तो पहला और दूसरा इफेक्ट जो आपने पढ़ा था उसे याद करें। पहला इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, वो लिख लिया हम लोगों ने। दूसरा इम्पैक्ट जो था, दूसरा इफेक्ट जो था वो था आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो दोनों हम लोगों ने लिख लिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप कंज्यूम करते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग किसी कांस्टेंट का यूज़ करेंगे, तो ये आ जाता है आर इज इक्वल टू, ये जो साइन आप देख रहे हैं इस साइन को रो कहते हैं हम लोग, आर एच ओ इंटू एल बाई ए। तो ये जो रो है ये एक टाइप का कांस्टेंट है जिसे ही हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, वेयर रो इज अ कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब देखिए रेसिस्टिविटी को हम लोग रो को इज इक्वल टू लिखेंगे आर इंटू ए बाई एल। आर का मतलब रेसिस्टेंस है, ए इंडिकेट करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड एल फॉर लेंथ, उस वायर का या उस कंडक्टर की लेंथ क्या है ये। तो ये रेसिस्टिविटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया कि रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। इसके साथ हम लोग याद रखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। जो रेसिस्टिविटी की एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, ठीक है। तो ओम मीटर याद रखेंगे, एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना। ये देखिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। जस्ट लाइक दिया हुआ है कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, मतलब लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दिया हुआ है, साथ में रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, और कैलकुलेट करना रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। उस कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो जो जो यूनिट दिया हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको लिख लेंगे, आर की वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे, एरिया की वैल्यू दी हुई है वो लिख लेंगे, लेंथ 2 मीटर दिया हुआ है वो लिख लेंगे। देखिए ये जो रेसिस्टेंस है वो 2 इंटू 10 पे पावर -2 है, एंड सॉरी मिस प्रिंट हो गया, वो टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, तो 10 पे पावर -2 कर लेंगे आप, और यहाँ एरिया में भी जो 10 पे पावर 6 है वो 6 को -6 कर लेंगे। और ये फार्मूला अभी हम लोगों ने रेसिस्टिविटी की फार्मूला पढ़ा था, तो ये फार्मूला यूज़ करना है, और जो भी यूनिट्स दिए हुए उस यूनिट को फार्मूले के अकॉर्डिंग पुटअप कर लेंगे और फिर नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेंगे। पावर्स को एक साथ कैलकुलेट करेंगे, नंबर्स को एक साथ, तो ये 2 से 2 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1.7, और 10 पे पावर -6 और -2 को आप ऐड करेंगे तो 10 पे पावर -8 ओम मीटर। यही आ गया आपकी रेसिस्टिविटी। उस कॉपर वायर की रेसिस्टिविटी क्या है, 1.7 इंटू 10 पे पावर है -8 ओम मीटर। ओम मीटर क्या है, ऐसा यूनिट है किसकी, रेसिस्टिविटी की। इस बात को ध्यान रखेंगे।